बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा डिस्कशन है मार्च 2023 का लास्ट प्रॉमिस जो हमने पूरा करना है, मार्च का पेपर डिस्कस करना है। ले जी, पहला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कहता है जी, AWL ऑब्टेन अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ ₹300 मिलियन फ्रॉम डनहिल बैंक लिमिटेड, DBL से हमने लोन लिया है अगेंस्ट द चार्ज ओवर इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग, यानी अपनी बिल्डिंग के ऊपर हमने लोन ले लिया है। द चार्ज वॉज ड्यूली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। ओके जी, रजिस्टर्ड भी है। अप टू दिसंबर 2021 AWL मेड रेगुलर पेमेंट और उन्होंने रीपे कर दिया 60% ऑफ द लोन। कंपनी ने लोन वापस कर दिया 60%। हाउएवर AWL committed a default in the payment of the balance, बाकी नहीं दे सके, which is overdue since जून में देना था, जून के बाद से डिफॉल्ट है हमारा। आफ्टर नेगोशिएशन DBL एग्री कर गया टू वेव द मार्कअप, कि हम आपको इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, इसे रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग, अलॉन्ग विद 10% ऑफ द ओवरड्यू लोन, तुम्हें 10% ओवरड्यू अमाउंट का भी छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट AWL मेक्स द पेमेंट ऑफ द एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाय 10 मार्च, कि तुम 10 मार्च तक सारी पेमेंट 2023 तक कर दो बैलेंस की, हम तुम्हें इंटरेस्ट भी छोड़ देते हैं और तुम्हारा 10% भी छोड़ देते हैं। आगे चलिए, 9 मार्च को AWL ने पे कर दिया अमाउंट, यानी प्रॉपर्ली उन्होंने कंप्लाइज करके 9 मार्च को किसी तरह भी करते धरते उन्होंने बाकी पैसे लोन के चुका दिए। अंडर द, देखो इतनी कहानी सुनाने के बाद पूछने क्या लगा है, कहता है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट में मुझे बताइए, डिस्कस हाउ AWL's फैक्ट्री बिल्डिंग कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द चार्ज रजिस्टर्ड इन फेवर ऑफ DBL। तो एक बात पूछी उसने आसानी सी, क्या? सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज। लेकिन उसने पूरी कहानी बनाई है और आपको कहा है कि चलो जी बताओ। तो अब आपने कितनी आराम से उसे बताना था कि भाई सेटिस्फाई कराना चाहते हो, कोई बात नहीं, तुम अपने पेमेंट क्लियर कर चुके हो तो रिक्वेस्ट करो अपने रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार को इंटीमेट करो। रजिस्ट्रार क्या करेगा, फौरन से पहले निकाल देगा? ना, वो तुम्हारे लेंडर DBL से पूछेगा कि बताओ भाई इनका चार्ज रजिस्टर कर दें, इनका चार्ज रिलीज कर दें, या तुम्हारे पास कोई मसला है। और तुमने कितनी देर में जवाब देना होता है DBL ने? 14 दिनों के अंदर अंदर जवाब दो। अगर नहीं देता DBL जवाब तो तुम्हारा डेट क्या कर देगा, तुम्हारा चार्ज डिस्चार्ज रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर मैं कहूं कि ये जो पर्सन है AWL, इसने पहले ही NOC लेकर जमा कराया है रजिस्ट्रार को, फिर तो नो इंटीमेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी DBL को, और चार्ज क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये पूछा उसने आसान सा सवाल, लेकिन पूरी कहानी में बच्चे को पहले उलझाया है। अगली बात जी, अज्यूम कीजिए चार्ज हैज नॉट बीन रिलीज्ड टिल, मार्च में देना नहीं दिया, 15 सितंबर तक, एंड AWL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with CKL for the disposal of the said building जी, और उसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को, उसी चार्ज वाली, सॉरी मॉर्गेज चार्ज वाली प्रॉपर्टी को वो चला गया है, हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद CKL, के CKL को बेचने चला गया है फॉर द डिस्पोजल। आगे कहता है अंडर द प्रोविजन, बताइए कंपनीज एक्ट में एडवाइस कीजिए हाउ CKL वुड गेट द चार्ज रिलीज्ड ऑन इट्स ओन, कैसे रिलीज कराएगा। देखो बेटे, अगर चार्ज वाली प्रॉपर्टी बिक रही होगी तो डेफिनेट बात है मार्केट वैल्यू पे नहीं बिक रही होती, वो डिस्ट्रेस कंडीशन में बिकती है। तो CKL ने खरीद ली वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी, अब बताओ क्या करें। कहते हैं अब बताओ कि, बल्कि अब बताओ कि CKL कैसे, हाउ वुड CKL वुड गेट द चार्ज रिलीज, वो खुद कैसे रिलीज कराएगा। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और रजिस्ट्रार को बताएगा भाई तेरे तो इल्म में नहीं है, प्रॉपर्टी पीछे से बिक चुकी है और मैं वो इंटरेस्टेड पार्टी हूं इन द चार्ज, तो उन्होंने नहीं भी रिलीज कराया तो मैं रिलीज करा लेता हूं, और CKL के पास ये राइट मौजूद है कि वो ये रिलीजिंग खुद करवा सकता है। शाबाश। अगली बात पे आइए, देखिए कितना आसान, ये वैसे बहुत बुरा सवाल लगा मुझे, लेकिन 5 नंबर का ऐसा सवाल उसने डाला हुआ जिससे मुझे नहायत सख्त इख्तिलाफ है, पढ़ने से आपको पता लगेगा। वो कहता है सिक्योरिटीज एक्ट में क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर द डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस, ये असूलन नहीं पूछनी चाहिए इसको। हाँ बिल्कुल, क्रिमिनल लायबिलिटी सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एंड कंपनसेशन फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, ये बातें मैंने पढ़ाई हुई हैं आपको, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसी बातें नहीं पेपर में पूछनी चाहिए। इतना लॉ पढ़ा है और तुम पेनल्टियाँ पूछ रहे हो, ये मुझे दुख दे रहा है, वरना सवाल तो बहुत आसान है, ठीक है, रट्टे वाला सवाल है। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, आगे देखो जरा ये सवाल देखो, तुम्हें हंसी आएगी।
शेयर होल्डर ऑफ एएल, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होनी है सितंबर में, अप्रूव किया एक लोन एसोसिएटेड कंपनी को फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। फरवरी 2023 में ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ वेरियस आइटम, इट इज एस्टिमेटेड के टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो एस्केलेट कर जाएगी, बढ़ जाएगी 25%, एंड दैट एएल विल शैल हैव टू प्रोवाइड एडिशनल लोन टू इट्स एसोसिएट, और तो कुछ ज़्यादा लोन देना पड़ेगा, जितना हम पहले दे रहे हैं अपनी एसोसिएटेड को उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। लोन दे रहे हैं ना एसोसिएटेड को। अच्छा, कहता है फॉर कवरिंग अप द प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, बताइए एडवाइस कीजिए एएल्स के बोर्ड को, अपनी कंपनी के बोर्ड को, ऑफ डायरेक्टर ऑन द फॉलोइंग मैटर। नंबर 1, द पॉसिबल मोड थ्रू विच शेयर होल्डर अप्रूवल में भी ऑब्टेन्ड। ये भी कल पढ़ा ना हमने, कल एक सवाल किया पास पेपर में कि दो ही ऑप्शन है, ईओजीएम करा के शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लो या फिर सर्कुलेशन ऑफ, देख वही सवाल आया हुआ है, एग्जैक्ट वही सवाल है जो भी कल पढ़ा है। तो कई दफा सवाल रिपीट, उसका बेसिक इसेंस रिपीट हो जाती है। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एएल फॉर गेटिंग शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर द मोड, ये जो ऊपर 2 मोड बताए हैं उनका तरीका है। तो ये वही सवाल है एग्जैक्टली जो अभी आपने कल मेरे साथ पढ़ा है, लेकिन सिर्फ कंपनी का नाम चेंज था। ठीक है जी, चलेंगे आगे, छोड़ के जा सकता हूँ आगे। ओके जी, लो जी, इस सवाल को अगले सवाल पे चलते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, इस सवाल से पहले अगर हम आसान सवाल और देख लें ताकि ज़रा डिस्कशन करना आसान हो जाएगी ना। अच्छा जी, जस्ट अ मिनट। अच्छा चलो, आसान सवाल पहले ये देखो जी, एक 7 नंबर सवाल आया हुआ आसान सा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना था, बॉडी कॉर्पोरेट बताना था, और एक बताना था अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ। तो आसान सवाल है, कितने नंबर का? 6 और 4 समझ जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो 5, यस एग्जैक्टली, हाँ है, हाँ वही एलिमेंट्स, वही वाली। ठीक है, तो आसान सवाल है जी। आगे चलिए फिर जरा, आप बता दोगे आखिर में कि अगर लिस्टेड होगी तो फिर कौन सीएफओ भी साइन करेगा? शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आए, मैं इसलिए छोड़ूंगा, ये चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं जी। कहते हैं एक कंपनी है सीएमएल, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल है 500 मिलियन का, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 500 मिलियन के, ऑफ ₹100 ईच, यानी उसको मल्टीप्लाई कर लो। On 1st February 2022, the election of the board of director of CML was held in the general meeting. फरवरी में इलेक्शन हुए, फॉलोइंग वर रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। कैंडिडेट आए थे 4, वोट्स मिले 5.5 मिलियन, 2.5 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन। हम रैंकिंग करें तो 1, 1, 2, 3, 3 डायरेक्टर इलेक्ट हो गए, एक निकाल, 3 डायरेक्टर रखे हैं। ओके, 1 मार्च 2023 को सीएमएल के बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम अदनान को निकाल दें, टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड, क्यों फ्रॉड में इन्वॉल्व है, निकाल दें। अंडर द प्रोविजन, डिस्कस कीजिए द नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड बाय अदनान टू रिटेन इट्स राइट। अदनान को बचने के लिए कितने वोट चाहिए? क्या था, हमने कहा था देखा ये जाएगा, आए कैसे थे? तो आए कैसे हुए हैं? इलेक्शन से आते थे। तो हमने क्या कहा था, लास्ट इलेक्शन में जो सबसे कम जिसको वोट मिले डायरेक्टर बनने के लिए और वो डायरेक्टर बना, उतने वोट बचने के लिए चाहिए। तो किसको मिले थे? 2.5। तो 2.5 मिलियन वोट चाहिए अदनान को बचने के लिए। कितने नंबर का सवाल? 2 नंबर का। अगला सवाल देखो, व्हाट वुड बी योर आंसर इन वन अबव इफ अदनान वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इन द इलेक्शन? ये बंदा होता ही ना और 3 लोग होते और तीनों इलेक्ट हो गए होते विदाउट एनी ऑपोजिशन, तो फिर क्या होता जी? तो फिर बताइए व्हाट वुड बी योर आंसर? ए का आंसर, ए का मतलब कितने अब अदनान को वोट चाहिए बचने के लिए? तो वो नंबर फॉर्मूला याद है? फिर तो फॉर्मूला लगता है ना अनअपोज, बाकी सारी एक तरफ चले जाती थी। वो क्या होता था? नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टर्म मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड मल्टीप्लाई बाय वोटिंग शेयर। ऐसे ही था। कितने थे वोटिंग शेयर जी? 50,000। यस, ऐसे ही है जी, 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग। सो 50,000 बन रहे, 500 मिलियन है बेटे, 500 मिलियन। तो 50 आप कह रहे हो गलत हो गया ना, ये है 50,000 मिलियन हो गया। फिर इस तरह है ये फिर, ठीक है, 50,000 मिलियन हो गया ना? नहीं, बल्कि गलत तो नहीं कर रहे हम गलत कर रहे हैं यार, एक मिनट ठहरो। 500 मिलियन को जरा मल्टीप्लाई करो 100 से और इसे मिलियन में कन्वर्ट कर दो।
500 लेकिन रुपीज 500 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर, ओह नहीं 500 मिलियन आपका शेयर कैपिटल है, सॉरी ये मिलियन आपका शेयर कैपिटल है। उसने लिखने का अंदाज ये बताया, नंबर ऑफ शेयर नहीं है बेटे, उन्होंने कहा पेड अप कैपिटल ऑफ 500 मिलियन जिसमें से एक शेयर 100 रुपए का, सो 500 मिलियन का शेयर कैपिटल हो गया। तो कितने फिर शेयर चाहिए इसे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर लेंगे ना आप, तो इसको 100 पे जरा डिवाइड करो, 5 आ जाएगा, तो 5 मिलियन शेयर की बात हो रही है। सो 5 मिलियन शेयर इसका मतलब है उसको, हमें कंफ्यूज इसलिए हो गया था कि हमने वो किया, तो ये था नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, सॉरी मल्टीप्लाई बाय शेयर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय फॉर द टाइम बीइंग, ठीक हो गया जी। सो 5 मिलियन उसे चाहिए अब बचने के लिए। चलूं आगे जी, अगला सवाल पढ़ो जरा फिर प्लीज। कहता है ऑन 9 मार्च एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई है सीएमएल की, वाज हेल्ड टू कंसीडर वेरियस मैटर। फरहान एंड फरीद हु आर CML's shareholder, जो कि इसके शेयर होल्डर हैं, were disappointed with the way the chairman conducting the EOGM, जिस तरह उसने कंडक्ट किया। They intend to refer the matter to CML's board for cancellation of EOGM proceeding and calling a fresh meeting for the consideration of the same agenda item। उसने बोर्ड को लिख दिया उन्होंने कि दोबारा मीटिंग कराइए, पिछली वाली को कैंसिल कीजिए, प्रोसीडिंग्स ठीक नहीं थी, चेयरमैन ने बहुत फजूल चलाई है मीटिंग। अंडर द प्रोविजन एडवाइस कीजिए फरहान एंड फरीद को द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड टू गेट द EOGM प्रोसीडिंग कैंसल्ड एंड अ फ्रेश मीटिंग टू बी कॉल्ड। एडवाइस करो इन शेयर होल्डर को, क्या एडवाइस करोगे? तो किसको कहें, किसको कहें? 10% हो तो क्या करें? कोर्ट के पास जाएं, वो बोर्ड के पास जा रहे हैं, यही तो गलती है। द मैटर टू द, उनसे समझाओ फरहान फरीद तुम्हारे पास 10% अगर औकात है तो कोर्ट के पास जाओ, और कोर्ट इस और 30 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग जिसमें तुम्हें इतराज है उसमें कोर्ट पे जाओ और कोर्ट से इनवैलिडेट करो, यहां से नहीं तुम्हें कुछ मिलेगा। बात समझ आ रही है? वो अगर कोर्ट को लगेगा कि ये वाकई रेगुलरिटी हुई है तो कोर्ट इनकी मीटिंग को क्या कर देगा, वॉइड कर देगा। शाबाश। अगली बात जी, अंडर द प्रोविजन, एक फिर आसान सवाल दिया ICAP ने ताकि बच्चों का पेपर साथ साथ। अच्छा ये पेपर अभी तक इतना मुश्किल कोई सवाल हमने नहीं पढ़ा, जरा पढ़ो देखो कितना आसान सवाल है। कहता है लिस्ट एनी 4 सर्कमस्टांसेस अंडर विच द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी पेनलाइज्ड इफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट मेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। तो वो कुछ सिनेरियोस थे ना जिसमें हमने पढ़े थे कि भाई डिविडेंड लेट हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने वहां पे 45 डेज का वर्ड कटवाया भी था कि ये गलत है टेक्निकली, याद है? तो वो देखो यहाँ पे ICAP के सोल्यूशन से उसे वेट भी करवा देता हूँ। ये देखो ICAP ने अपने सोल्यूशन में उसे करेक्ट कर लिया हुआ है, ये देखो कहीं आपको नजर आ रहा है 45 विद इन द, कोई चक्कर नहीं, 45 डे खा गया ये भी, इसको पता है गलत है वो। बात समझ आ रही है जी? चलें आगे, अगला सवाल पढ़ूं बी पार्ट। कहता है 10 कंटेंट्स बता दीजिए डायरेक्टर रिपोर्ट के। आसान सवाल, 7 और 4 नंबर 11 नंबर आसान सवाल। अब देखो ऊपर भी हमें कुछ आसान सवाल मिले, अभी तक पेपर बैलेंस से भी आसान, मैं आसान कह सकता हूं, अभी तक जितने सवाल पढ़े हैं उसमें कोई बहुत टेक्निकल सवाल नहीं था कि या मैंने यूं कह सकता हूं कि मैंने उसको इस तरीके से पढ़ाया हुआ कि प्रैक्टिकल अप्रोच भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब लास्ट सवाल देखो, 10 नंबर वाला सवाल, मुझे इस पे भी थोड़ा सा एतराज है लेकिन चलो देख लेते हैं। Circumstances under which the company shall be deemed to be unable to pay its debt। याद है आपको मैंने एक नोट्स के अंदर एक पैरा आसान करके लिख के दिया था, अनएबल टू पे इट्स डेट, वो पूछा हुआ कितने नंबर का? हाँ ऑल्सो, लेकिन कुछ और भी है वो तो पूछा ही हुआ है। ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन which a prospective creditor would have to meet if it intend to file the application to the court for the winding up। 2 सवाल पूछे, एक सवाल नहीं पूछा हुआ। एक तो आपने बता दिया कि सर वो जो 3 बातें थी वो कॉपी पेस्ट करनी है, उसके अलावा वो कहता है क्रेडिटर किस सूरत में पिटिशन फाइल कर सकता है। शाबाश, ने सिक्योरिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वाइंडिंग अप पे किया और कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि ये वाइंडिंग अप बनती है तो फिर करा देगा। शाबाश, बात समझ आ गई जी? अगली बात पे आओ। इस सवाल में मुझे बहुत इतराज और मैं शर्मिंदा भी हूं, लेकिन पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बुरा सवाल है, नहायत बेहुदा सवाल सेटअप किया और अब तो नहीं आएगा, इसलिए मैं आराम से कह सकता हूं छोड़ देना। कौन सी बातें पूछी हैं? जिसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, प्रोहिबिटेड
कंप्लीटेड बिजनेस में कहता है लिस्ट डाउन द एक्टिविटीज शैल बी डीम्ड टू बी a company may be wound up by the court if the company has been carrying on unlawful activities list down the which has been हाँ to be unlawful अच्छा सही है उस तरह से ये वो नहीं है सॉरी मैं वो कोई और पढ़ के आया था unlawful जी तो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि unlawful एक्टिविटीज कहलाती फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो हाँ बंदा हो अब प्रॉब्लम पता क्या है अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो लेकिन वो एक्टिविटी पूछ रहा है ये पता कहाँ से सवाल पूछ रहा है बदतमीज कहाँ से सवाल पूछ रहा है तभी तो कह रहा हूँ मुझे दुख है इस सवाल पे जो हमने पढ़ी नहीं थी नहीं जो मैंने कटवाई हैं पोंजी स्कीम्स एमएलएम याद है उस पे सवाल वो उस पे सवाल पूछा है मुझे अफसोस हुआ कि ये सवाल बनता है वाइंडिंग अप में से तुम कुछ और पूछ लो यार इतना नॉलेज पड़ा है टेस्ट ही करना है ना सो मुझे इस क्वेश्चन पे एतराज़ है बेटे ये सवाल इन्होंने गलत सेटअप किया ठीक है 5 नंबर का है लेकिन मुझे एतराज़ है कि भाई वो सवाल पूछने वाला है ही नहीं चलो आपकी आसानी के लिए ये आ गया ना इस टाइम में नहीं आता ठीक है चलो ये भी हो गया जी क्लियर चलो अब आते हैं ऊपर हमने जो सवाल छोड़े हैं छोड़ दिया था मैं नहीं छुड़वाया बेटे मैंने और ये गलत बात है ना क्योंकि मुझे लगता है ये डिजर्विंग नहीं है ये नहीं होना चाहिए ठीक है अच्छा जी अब आते हैं जरा हम ऊपर हमने एक सवाल छोड़ा था ये वाला राइट ऐसे ही है चलो जी इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 2 सवाल रह गए ना जो पढ़ने वाले हैं 5 और 6 इसके अलावा बाकी हमने सारा पढ़ लिया है एक मिनट ठहरिए ऊपर से देख लेते हैं 2 भी हो गया 3 भी हो गया 4 भी हो गया यस 5 और 6 ही रह गए हैं बेटे तो 5 पढ़ रहा हूं जी मैं 2 सवाल है इंशाल्लाह ये भी करके क्लोज करते हैं डिस्कस द ग्राउंड अंडर विच द चीफ एग्जीक्यूटिव शैल इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव जी क्या लिखोगे इसमें फौरन से चीफ एग्जीक्यूटिव को घर वो अपना ऑफिस छोड़ना पड़ जाएगा देखो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए वही क्राइटेरिया है जो एक डायरेक्टर के लिए है एग्जैक्टली ठीक हो गया चलो शाबाश ए पे आओ पार्ट पे 26 अक्टूबर 2022 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ACL unanimously approved the appointment of Fareed Shah as the chief executive for a period of 2 years under the terms and conditions specified in the contract. 9th March 2023 को Seema Shah, the spouse of Fareed Shah, got elected on the board of Bhatt Cement Private Limited. हस्बैंड कहाँ है एन सीमेंट में बेगम कहाँ आ गई ब्रट सीमेंट BCL कह लेते हैं और ACL कह लेते हैं BCL में आ गई पहले नहीं थी बाद में आई ठीक है उसकी अपॉइंटमेंट के बाद और उसका कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है कि 2 साल तक उसका चलेगा 2 साल उससे पहले निकालोगे नहीं ठीक है ना ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 10th March 2023 को an urgent meeting of ACL board was held forum बुलाई गई in which most of the director was of the view that the Fareed Shah had ipso facto ceased to be the chief executive as a result of aforementioned fact कि भाई उसने फरीद शाह ने had ipso facto ceased उसने छोड़ दिया है चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन फौरन से पहले एज अ रिजल्ट ऑफ अफोरमेंशन्ड फैक्ट कि उसकी बेगम उधर आ गई तो उसने यहां से चीफ एग्जीक्यूटिव से रिजाइन कर दिया कहता है एंड डिमांडेड द इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ द इस कॉन्ट्रैक्ट ठीक है जी नहीं सॉरी डायरेक्टर वर ऑफ द व्यू दैट फरीद शाह हैड इप्सो फैक्टो हाँ उसने कर दिया है एंड डिमांडेड द इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट हाउएवर द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड पॉइंटेड आउट दैट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फरीद शाह प्रोहिबिटेड अर्लियर कैंसिलेशन कि भाई उसकी अर्ली अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा क्वेश्चन में एक कंफ्यूजिंग है जरा देखो ऐसा लग रहा है एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ बोर्ड हेल्ड हुई इन विच मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर वर ऑफ द व्यू दैट फरीद शाह हैड इप्सो फैक्टो दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे उसने रिजाइन कर दिया हैड इप्सो फैक्टो बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये जो बोर्ड रिक्वायर करे कि भाई इसे फौरन निकालो और इनफैक्ट ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लाइन्स तो थोड़ी सी गलत हैं आईकैप को थोड़ा बेहतर करना चाहिए इंटरप्रिटेशन को तो जी जनाब इप्सो फैक्टो इनको निकालो और इसकी जगह और इससे फौरन कैंसिलेशन करो तो चेयरमैन ने कहा कि भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसे जल्दी नहीं निकाल सकते अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइस कीजिए ACL के बोर्ड को विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग नंबर 1 द व्यू पॉइंट that expressed by the director about the cessation of the office of chief executive and cancellation of Fareed Shah contract. तो यहाँ से जाके लाइन क्या समझ आती है कि ऊपर जो थोड़ी सी लाइन है वो डिस्टर्बिंग है तो इनफैक्ट डायरेक्टर चाह रहे हैं तो आप बताइए डायरेक्टर को एडवाइस कीजिए उनके व्यू पॉइंट के ऊपर जी किसकी बेसिस की प्रोविजन के बगैर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो वो
आप कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट तुम्हारा चीफ एग्जीक्यूटिव का कोई भी हुआ हो, हम उसे निकाल सकते हैं, शाबाश। बस हमने उसमें देखना होता है कि निकाल कौन रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा अब देखो अब और क्या, और इसके अलावा, ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो, सही पहुंचे हो, डायरेक्टर्स की कंसर्न से निकाल, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्टर निकालना चाह रहे हैं तो डायरेक्टर की 3/4, और अगर मेंबर निकालना चाह रहे हैं तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है जी। और इसके अलावा और अगर व्यू पॉइंट देखो जरा, उसने क्या कहा कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। अच्छा क्यों निकाल क्यों रहे हैं, रीजन तो दो ना। उसके भी सिमिलर ट्रांजेक्शन नहीं, सिमिलर बिजनेस में एंगेज। ये देखो ACL एक सीमेंट की कंपनी है, पब्लिक कंपनी, ठीक है, और दूसरी थी BCL, लेकिन ये तो थी एक प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या आ गई है, स्पाउस। तो हमने पढ़ा था, जरा अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव का लास्ट पॉइंट वो जो सिमिलर बिजनेस वाला है जरा निकाल के देखिए, उसमें एक समझने वाली चीज है, प्लीज जल्दी से जरा 4th चैप्टर की वो लाइन निकालिए और पहला लफ्ज या पहले 2-3 लफ्ज जरा पढ़िए। नहीं, हाँ बिल्कुल वही वाली बात पढ़िए जरा प्लीज निकाल के, ताकि हम जरा क्लियर, चैप्टर नंबर 4 के एंड पे हो गए। जी रुकिए आराम से, यही तो इंपॉर्टेंट है शुरू में जी, पढ़िए। पब्लिक कंपनी, तो बिल्कुल ठीक बात है, पब्लिक कंपनी है, जरा पढ़ के देखो। ACL ऊपर उसने ACL का स्टेटस दिया हुआ है, देखो ACL एसिस सीमेंट लिमिटेड, BCL एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। सो आप पढ़िए जरा पूरा आराम से। public company, a chief executive, his spouse, man-child are prohibited to engage in a business which competes with the business ऑफ द कंपनी, in which he is a chief executive or with the business of any of its subsidiary companies. इसका मतलब है भाई इसके हवाले से देखोगे तो उसकी स्पाउस, हाँ इधर से देखते तो शायद प्रॉब्लम नहीं है, इधर से देखोगे तो प्रॉब्लम है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, डिसीजन वैलिड है कि निकालना बनता है ही। अच्छा अगली बात, एक और बात, how directors demand may be implemented in the presence of specific provision in the free shop contract which prohibit earlier cancellation of the contract। तो उसका जवाब आपने मुझे ऊपर दे दिया, तो इतना जज्बाती नहीं होना, जहां पे पूछा जा रहा है वहां पे जवाब दें, मतलब कि कई दफा होता है कि आप एक्स्ट्रा लिख दोगे फिर, तो इधर जवाब आके दो कि भाई जो मर्जी लिखा हो कॉन्ट्रैक्ट में हमने निकाल के पड़ा मार देना है, ठीक है जी। पार्ट 1 में तो डायरेक्टर की बात इसलिए भी रेलेवेंट होगी ना, क्योंकि कोर्ट ने ही प्रोहिबिट कर दिया, लॉ ने ही प्रोहिबिट कर दिया कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। एग्जैक्टली लेकिन आप समझाओगे ना कि डायरेक्टर्स की डिमांड जो कर रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, और डायरेक्टर डिमांड करना चाहें तो कर सकते हैं। और सर फिर सेकंडली यहाँ पे अगर 3/4 ना भी हो पार्ट 1 के अंदर 3/4 अगर डायरेक्टर ना भी कंसर्न हो तो भी इसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि असूलन तो असूलन यस कि वो कंपीट नहीं कर सकता, बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, उसे पोजीशन छोड़नी पड़ेगी लॉ के मुताबिक, यस। आगे चलिए जी, लेकिन डायरेक्टर ना फोर्स करें उसे, वैसे ही छोड़नी पड़ेगी, चले इस तरह डायरेक्टर डिमांड कर सकते हैं अलबत्ता। बशीर जमान, ले जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, आई थिंक सो, यस ऐसे ही है जी, लास्ट सेशन, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बशीर जमान एंड हिज 2 ब्रदर, ले जी थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेंगे क्योंकि बहुत से फैमिली मेंबर्स के नाम आपको नजर आने वाले हैं। तो क्या कहते हैं जी, बशीर जमान ये बंदा है, एंड हिज 2 ब्रदर नदीम एंड फहीम। तो ये बशीर जमान है और दूसरा कौन है, नदीम और फहीम, ये 3 लोग हैं जी। उसने कहा आर द ओनली शेयर होल्डर ऑफ NTL, ये 3 लोग NTL के क्या हैं जी, शेयर होल्डर हैं। इनके पास होल्डिंग पावर जो है बेटे अगर देखो तो 20 मिलियन, 35 मिलियन और 45 मिलियन इनकी होल्डिंग पावर उसने बताई। फिर कहा बशीर जमान आल्सो होल्ड 2 मिलियन शेयर इन ARL, बशीर जमान ने ARL के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितने % जी, 2 मिलियन के शेयर्स, ऐसे ही बताया जी उसने। अच्छा आगे बताओ, कहते हैं द अदर शेयर होल्डर ऑफ ARL आर ताहिर। अच्छा जी ARL की भी अब कंपोजिशन यहां पे बना लेते हैं, ARL में आ गया बशीर जमान, ठीक है 2 मिलियन के साथ, और ताहिर आ गया कितने मिलियन, और ताहिर के अलावा और भी हैं लोग, उसकी डॉटर है नसीरा, ये उसकी डॉटर हो गई, और माइनर सन कौन है, राउफ, लो जी ये माइनर सन हो गया उसका। कहते हु रिस्पेक्टिवली होल्ड 8 मिलियन, 37 मिलियन और 3 मिलियन इन ARL। इन द लास्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर हेल्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, ताहिर एंड नसीरा वर री-इलेक्टेड एज डायरेक्टर ऑफ ARL। लो जी ये 2 कौन है लोग, डायरेक्टर्स हैं, ये डी डॉटर का है, चलो मैं इसको रिमूव ही कर देता हूं,
अब तो समझ आ गया ना। ये डायरेक्टर्स बन गए, दोनों रीइलेक्ट हुए। ऑन 26 फरवरी 2023 में बशीर जमान गोट मैरिड टू, अब बशीर जमान गॉट मैरिड टू नसीरा। बात समझ आ रही है? तो एटीएल में होल्डिंग नजर आ रही है, बढ़ गई ना? है किया हुआ हमने, कर लिया हुआ, तो फिर खत्म होगी बात। चलो, लेकिन मैं वो मैंने गलत दे दिया था एक दफा, मुझे याद है, वो थोड़ा सा चीफ एग्जेक्टिव में दे दिया था, तो थोड़ा गलत हो गया था, तो पूरा पढ़ लेते हैं ना, सवाल खत्म हो जाएगा ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए। ओके जी, अब शादी कर लीजिए। तो कहते हैं ऑन 10th March 2020 the following proposal are under consideration for of the board of NTL and ARL। इनके अंदर चल रही है the grant of a loan of ₹50 million by NTL to ARL। एक लोन देना है इस NTL ने, इसको यहाँ लिख देता हूँ ना, NTL, इस NTL ने लोन देना है ARL को। और चलो पहले अभी यहाँ तक पढ़ लेते हैं जी। NTL ने लोन देना है ARL को। अब इसका मतलब पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बशीर जमान की यहां पे होल्डिंग कितनी बनती है जरा देखो प्लीज, 20, 35, 45 में टोटल कितना बना? ये 100 बन रहे पूरा, तो फिर तो ये 20% हुआ। तो बशीर जमान की वोटिंग पावर आ गई 20%। यहां पे बशीर जमान की वोटिंग पावर 2, अच्छा पहले इसको टोटल कर लें प्लीज, 40 और 10 50। तो प्लीज इसका परसेंटेज बताइए कितना है? 2/50 4%, और 37/50 समझ आ रही है ना मैं क्यों कह रहा हूं? 70, और ये टोटल मिला के 78, सॉरी मेरा मैथ इतना कमजोर हो गया। अच्छा 78%। तो देखो डायरेक्ट इंटरेस्ट तो 4 है, शायद 78 पे आ गए। दोनों कंपनीज क्या हो गई फिर? एसोसिएटेड हो गई हैं। अच्छा, अब एसोसिएटेड अगर 20% से ज्यादा है ना, तो अगर एसोसिएटेड हो गई हैं, अब लोन देने की बात हो रही है, तो फिर वही वाली प्रोविजन एक्टिव हो जाएगी कि अगर अपनी कंपनी में एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर, एसोसिएट कंपनी के अंदर लोन दे रही है, तो फिर उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स की चाहिए होगी। और फिर अगर लोन है तो लोन के लिए और भी कंडीशंस हमारे पास मौजूद है। यस, रेट ऑफ रिटर्न, रीपेमेंट प्लान, वो सब बातें, बोरिंग इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बोरिंग कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें। गुड वन। और अगली बात, the sale of product by ARL to NTL on special credit term of 6 months। जी, कुछ प्रोडक्ट्स भी सेल किए हैं ऑन स्पेशल क्रेडिट टर्म्स ऑफ क्रेडिट टर्म ऑफ 6 मंथ्स। जी अच्छा, एडवाइस क्या करना है NTL और ARL को? द कंडीशन दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद बिफोर इंप्लीमेंटिंग द अबव प्रपोजल। तो पहला प्रपोजल तो हमने कर लिया, उसने कहा मीटिंग की रिक्वायरमेंट को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके नंबर नहीं दूंगा, तो वो इग्नोर करो। अच्छा, पहला तो हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया। दूसरा बताइए जी, सेल ऑफ प्रोडक्ट बाय ARL टू NTL ऑन स्पेशल क्रेडिट टर्म दिए, आर्म लेंथ की ट्रांजैक्शन नहीं है जी। तो सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएंगे इसके इस स्पेशल क्रेडिट टर्म के लिए। अच्छा, अगर पास नहीं हो गया, नहीं वो तो हो गई ना, पहले में इन्वेस्टमेंट वाली बात हो गई, ये अब स्पेशल टर्म पे है। देखो क्या ये रिलेटेड पार्टी है वैसे आपस में? तो फिर अगर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये क्या हुई ट्रांजैक्शन? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं हो गई, ये तो नॉर्मल। देखो ना, बिजनेस टर्म की अब सेल की बात हो रही है कि एक अपना, मैं कहूँ MIPL वाले बैटरियां बेच रहे हैं MTL वाले को, कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही कि आप इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में, एसोसिएट वाले सेक्शन में घूमें। आप आ जाए रिलेटेड पार्टी में और बताएं फिर कि भाई ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक होनी चाहिए, एज पर द पॉलिसी अप्रूव बाय द बोर्ड, उसके मुताबिक टर्म्स। अब ये आर्म लेंथ पे नहीं है क्योंकि देखो स्पेशल क्रेडिट टर्म मिल रहे हैं फॉर 6 मंथ, तो इस चीज को भी डिस्कस करोगे बोर्ड के साथ, बात समझ है? तो ये उस सिनेरियो में उसने सवाल पूछा, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर अब आपको इन्वेस्टमेंट वाली बात भी समझ आएगी और रिलेटेड पार्टी वाली बात भी आ गई जी। सर रिलेटेड पार्टी के जो लीगल कंप्लायंसेस वगैरह वही वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। नहीं, फाइलिंग नहीं, आप ट्रांजैक्शन रेलेवेंट रहो, क्योंकि उसने आपसे सिर्फ ट्रांजैक्शन के ऊपर बात पूछी है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के हवाले से मुझे बता दो क्या क्या हो सकता है। सो उस कंप्लायंसेस में ना जाओ, जैसा मैंने कहा पॉलिसी पे रहो, अप्रूवल पे, इस चीज़ों पे रहो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सो जी, इसके साथ ही ये वाला प्रॉमिस भी मुकम्मल हुआ। आई थिंक कोई सवाल रह तो नहीं गया ना, सब मुकम्मल। सो मैंने आपसे वादा किया था जी कि हम लोग दोनों पास पेपर्स, बल्कि तीनों पास पेपर्स करेंगे, 2022 का, 2023 का, देन पिछले पास पेपर्स, तो वो सब मुकम्मल हो गए। कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पहले ही मुकम्मल हो चुका था सिलेबस वाइज। देखो मैंने
अगर ये वाला पेपर देखें और जो पिछले पेपर्स देखें तो मैंने इतना आप लोगों को ट्रेन ज़रूर कर दिया है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच का पेपर आप लोग कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हो, ऐसा बिलीव लेकर जाना। अच्छा, जो सवाल मुश्किल होंगे बेटे वो सबके लिए मुश्किल होंगे, वो ज़रूरी, वो सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं है कि अगर कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आई कैप ने सेट किया, जैसा कि पिछले 2022 के 2 पेपर्स में उसने ऐसा किया, 2023 का बैलेंस्ड पेपर था, ऐसा कोई सवाल हमें नहीं मिला जो सॉल्व नहीं हो सकता, एक्सेप्ट आखिरी क्वेश्चन हमें थोड़ा सा टफ टाइम देगा, लेकिन सवाल ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि यार फंस ही जाना था। जिस तरह हमने एक पेपर में जो पीछे सवाल पढ़े वो बहुत टेक्निकल थे, जो खासतौर पे वो रिलेशन वाले सवाल थे, शेयर होल्डिंग वाले सवाल थे। तो बेटा जो मुश्किल सवाल आएगा वो सबके लिए मुश्किल है, आपके लिए भी उतना, तो उधर पैनिक नहीं होना, उधर अपने आप को कंपोज करके चीजों को आराम आराम से उनको ब्रेकअप करके देखो क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसके बाद जितनी प्लानिंग स्ट्रांग होगी उन क्वेश्चंस के अंदर उतनी एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होगी, वरना बोंगियां मारोगे, लिखना शुरू करोगे तो समझ लो गलत लिखोगे, आपसे क्रैक ही नहीं होनी उसकी बातें इतनी जल्दी। ठीक है, कई दफा तो टीचर से नहीं होती, टीचर एक दफा सोल्यूशन को देखता है, अच्छा यार ये क्या क्रैक करना चाह रहा है, ठीक है, तो जल्दी में सवाल मुझसे नहीं क्रैक होता तो आपसे कैसे होगा। बात समझ आ रही है? तो बेस्ट वे, बेस्ट एडवाइस यही है कि आप प्लानिंग करो, रीडिंग करो 2 दफा, प्लानिंग करो, प्लानिंग के बाद पेन उठाओ, पेन रख दो वरना साइड पे, पास हो जाओगे इंशाल्लाह। टाइम मैनेजमेंट इशू नहीं होगा इस पेपर का, ठीक है, क्योंकि जो आपको आता है आपने बड़ी जल्दी लिख देना है। ठीक हो गया, बस इसके साथ ही सेशन को क्लोज करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको आसानी फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। ठीक है जी, सी यू समवेयर इन प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबको आसानी दे। थैंक यू।